बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। इमरान खान साहब मुसलसल अपना बयानिया तब्दील कर रहे हैं, यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं, क्योंकि वो कहा करते थे कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने एक साजिश के जरिए ख़त्म किया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी गिला किया था और ये कहा था कि अमेरिका ने साजिश की उनकी हुकूमत हटाने की, और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि इस साजिश को वो रोक देते, क्योंकि वो इसे रोक सकते थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये सारी हुकूमत हटाने की साजिश जनरल बाजवा ने तैयार की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को भी ये कायल किया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो एंटी अमेरिका हैं, इसलिए उनको इक़्तिदार से रुखसत किया जाए। गोया अब वो कहते हैं जो साजिश इम्पोर्ट हुई थी, ये इम्पोर्ट नहीं हुई बल्कि एक्सपोर्ट हुई है। वाइस अमेरिका को इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके मुंदरजात आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। इमरान खान साहब के अगर पूरे इक़्तिदार में निकलने के बाद उनके बयानी को देखें तो बार बार अपने मौक़िफ़ को वो बदलते रहे हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे के निकले तो कहा कभी पार्लियामेंट में वापस नहीं आएंगे, और फिर इस्तीफ़े जिस तरीके से लहरा लहरा कर कौमी असम्बली में पेश किए गए उसके बारे में भी कहा कि इस असम्बली में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कभी नहीं बैठेगी। फिर अदालत रजू किया और फिर ये कोशिश की कि वो वापस जाएँ, असम्बली में जाकर बैठें। लेकिन इससे पहले असम्बली में जाने के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या था, ज़रा ये भी सुनिएगा। दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। क्यों वापस जाएंगे? हम जब हमें पता है कि एक साजिश के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, हम जिस वक्त नेशनल असेंबली में जाएंगे तो हम इस साजिश की तायद कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर जाएंगे। ठीक है, किसी सूरत असेंबली में नहीं जाएंगे। अब इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के पास जो भी दलील हो, लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने अपने हर मौक़िफ़ को बदला है। वो कहते थे कभी इन चोरों और डाकुओं के साथ बैठ कर बातचीत नहीं करूँगा, असम्बली में वापस नहीं जाऊँगा और इनके साथ बैठ के मौजूदा मसाइल का हल नहीं निकाला जाएगा। अब वो समझते हैं कि उन्हें असम्बली में वापस जाना है, अपोजिशन लीडर की नशिस्त संभालनी है और मुल्क में आम इंतखाबात से कबल निगरान हुकूमत जब बनेगी उसके हवाले से मुशावरत में शरीक होना है। लेकिन लगता यह है कि अगर मुशावरत होती भी है तो हुकूमत और अपोजिशन कभी एक किसी फ़र्द पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर पाएंगे और बिलाखिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। क्या इमरान खान साहब के ये बदलते हुए बयानिए उनकी सियासत को नुकसान पहुँचा सकते हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के फैसले के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास तलब कर लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रास्ता क्या होगा, ये भी आज के प्रोग्राम के मौजू होगा। और उसके साथ साथ मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, सियासी बेचैनी और माशी बदहाली, ये इस वक्त एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इन हालात में पहले सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन, फिर वफाक के इलेक्शन, कौमी असम्बली के इलेक्शन, क्या मुल्क ऐसी इलेक्शन खेलता रहेगा? और ये तीन बड़े चैलेंज, इनसे निपटने के लिए कौन आगे आएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, मुल्क की सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं यशमीन जमाल साहबा, सीनियर एंकर पर्सन है, पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता है, अपना शो करती हैं। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर साफ़ी तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में से निकलने के बाद का पूरा बयानिया आपके सामने है। इमरान खान साहब ने सारा इल्ज़ाम अमेरिका को दिया, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट लेकर पब्लिक में गए, अमेरिकियों को ललकारा, यहाँ तक कहा कि होते तुम कौन हो इक़्तिदार से हमें निकालने वाले। आज वो बयानिया बदलते बदलते मोहसिन नकवी साहब से होता हुआ, आसफ अली जरदारी साहब से होता हुआ जनरल बाजवा तक आ गया कि जनरल बाजवा ने कन्विंस किया अमेरिकियों को कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाना चाहिए। देखिए नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि यू आर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री आप हैं। आप अगर जनरल बाजवा कह रहे थे तो व्हाई डिड यू एग्री, व्हाई मस्ट यू एक्ट? और आपने नैब को भी उनकी मर्जी पे छोड़ दिया, सब दैट शोज योर वीकनेस। लाइकवाइज मेरे ख्याल में ये हमारे पॉलिटिशियन की बहुत ही एक अफसोसनाक बात है कि जब आप बेनिफिट लेते हैं उस वक्त तो बात नहीं करते हैं, जब समझ रिटायर हो जाए तब बात करते हैं। अभी आपके सामने मरीन नवाज भी यही बात कर रही हैं, बार बार जनरल बाजवा का जिक्र किया है। लड़ाई सियासी है, इसको सियासी तरीके से लड़ें। जब एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम एक पॉलिटिकल हैं, डोंट लुक टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट।
अब आपका काम है कि आप अपनी ज्यादा जिम्मेदारी शो करें सियासी लीडरान, और अवाम को बताएं कि हम अब एस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियों के बगैर वी हैव अ कैपेसिटी एंड वी आर केपेबल कि हम अपनी जो फैसले हैं वो अवाम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर तौर पे कर सकें। लेकिन मिजरेबली दे फेल्ड। आपके सामने इस वक्त जो कंडीशन है, क्या हमने देखा कि मुल्क में कोई सियासी इस्तेकाम आया हो या मुआशी इस्तेकाम आया हो या इलेक्शन की कोई बात हो, ये एक पार्टी इलेक्शन कह रही है, दूसरा पूरा हरबा इस्तेमाल करी कि इलेक्शन ना हो, तो ये दोनों पार्टियों को देखें तो मुल्क के मफाद में कौन काम कर रहा है। फिर आपके लिखते हैं, चाहते हैं कि फिर वही बात कि फौज आए, फौज बिठाए इनको, अगर नहीं करेंगे खुदा ना खास्ता एक स्टेज आती है वेर यू थिंक रियली कंट्री स्लिपिंग अवे, तो फिर तो चाहे चीफ जस्टिस साहब आए या फौज आए, एस्टैब्लिशमेंट आए, मिल के इनको बिठाया जाएगा जबरदस्ती के जी बैठो फैसला करो खुद। तो इसलिए ये मौका है। आप देखें इस वक्त असेंबली टूटी हुई है पंजाब की, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं कि जी आप इलेक्शन करवाएं। अब देखना ये क्या इलेक्शन होते हैं। अगर इलेक्शन होते हैं, इससे पहले आपके नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन है, कोई 70-80 लोगों के इलेक्शन है, वहां देखें आपका पूरा इलेक्शन चल रहा होगा। अप्रैल में जाके आपकी ये प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन आ जाते हैं। उसके बाद आप बजट आता है, बजट के फौरन बाद आपकी नेशनल में डिसॉल्व हो जाती हैं और आप फिर जनरल इलेक्शन में चले जाते हैं। फॉर गॉड सेक डू वांट के इस इकोनॉमिक कंडीशन के साथ, इस पॉलिटिकल हालात में, ये पोलराइज सोसाइटी में आप पूरा एक साल इलेक्शन ही करते रहेंगे? प्रोग्रेस को दिखाने अवाम अपने नुमाइंदे क्यों चुनती है? सो एटलीस्ट ये पॉलिटिशियंस को ये सोचना चाहिए। आप अवाम को कहीं तो कॉन्फिडेंट है कि हमने पूरे साल में क्या मैंडेट है, क्या रोड मैप है। हर एक कह रहे जी उसको हटा दो, भाई आपने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ना PMLN ने दी है ना PTI ने दी है। तो these are the thing people are watching now, everybody is so aware and they understand what is happening in the country। बिल्कुल ठीक है। यशवीन जमाल साहबा, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो मुसलसल बदल ही रहा है। कभी अमेरिका उनके सामने टारगेट था, अब जनरल बाजवा साहब हैं, उससे पहले आसिफ जरदारी साहब टारगेट थे। लेकिन इसके साथ साथ जो बरेली साहब ने बात की कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, हालात कहाँ जा रहे हैं, माशी इस्तेकाम नहीं आ रहा, जो सियासी इस्तेकाम है वो नहीं आ रहा, और इन हालात में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो, फिर कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर साथ मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हों, ये सारे हालात बेहतर होंगे कैसे? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपने प्रोग्राम में आज मुझे याद किया। यही सवाल जो अभी आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले अपने प्रोग्राम से करके उठी हूँ कि इस मुल्क कि अगर हम मुस्तकबिल की डायरेक्शन की बात करें, ये एक सवाल है इस वक्त किसी भी एक आम पाकिस्तानी के जहन में कि वो क्या होगी, मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये जिस किस्म की सियासत इस वक्त मुल्क में हो रही है, क्या ये मुल्क इस वक्त माशी एतबार से बात करें, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो सर उठा रहे हैं उनके एतबार से बात करें, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है इस चीज़ का। और बेबी ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्या पाकिस्तान जैसे जो महरक़ात हैं, जो फैक्टर्स अभी गिनवाए भी उन्होंने, इतनी पोलराइज सोसाइटी है, मईशत के जो हालात है, क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस चीज़ के कि हम पूरा साल मुल्क में किसी न किसी फॉर्म में इलेक्शन कराते रहे। तो सियासतदानों को तो ये बात डेफिनेटली बैठ के सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जो खान साहब की आपने बात की है, ये कोई नई बात तो नहीं है। मुझे तो अब कम से कम सरप्राइज़ नहीं करती कि खान साहब जो है वो हर रोज़ अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं। मैं ये बात कंसिस्टेंटली कह रही हूँ कि खान साहब ने 1-2 घंटे दिन में एयर टाइम और स्पेस और मीडिया अटेंशन गेन करनी होती है, उसके लिए वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, 2-3 दिन उसके साथ स्टिक करते हैं, उसके बाद इस खौफ से कि अवाम बोर ना हो जाए वो एक नया नैरेटिव लेकर सामने आ जाते हैं। इसी तरह की कोई बात है वो अमेरिका से। देखिए, मुझे ये लगता है कि इदारे को जिस तरीके से अब वो टारगेट करें, मैं ब्रिगेडियर साहब से इस बात पे भी इत्तेफाक करती हूँ कि सियासत को सियासी मैदान में करें, इदारों को किसी भी इदारे को उससे बाहर रखें। खान साहब कभी कहते हैं अदलिया आए आके इलेक्शन करा दे, कभी कहते हैं मिलिट्री आए आके एस्टैब्लिशमेंट वो इलेक्शन करा दे। ये जो अभी जिस कॉलम की और जिस स्टेटमेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा बात हो रही है और डिबेट हो रही है, अगर आप उसमें भी उठा के देख लें, अगर बाजवा साहब की ये बात दुरुस्त है या ये बात खान साहब की मान ली जाए कि बाजवा साहब ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने आउटस्टर में रोल प्ले किया है, तो उस कॉलम में तो ये भी लिखा गया है कि बाजवा साहब ने ये भी कहा है कि एक जमात जो है उसके बारे में मुझे बुला के खान साहब ने मुलाकात में कहा जी कि उनको हमारी तरफ ले आएँ ताकि ये सारा मामला ना हो, तो मदद भी आप उनसे मांगते रहे, फिर इस मौक़िफ़ को भी अपनाइए। ये मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। खान साहब इतना ज़्यादा स्टोरीज को स्पिन कर रहे हैं और इतनी नई नई स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं कि अब वो अपनी दास्तान जो है ना जो बना रहे हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि खुद कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं। बाजवा साहब वाला जो मामला है, मैं तो आई डोंट इवन नो इवन टू कोट इट और नॉट, क्योंकि अब एक और जर्नलिस्ट का ये क्लेम है कि बाजवा साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है। सो आई डोंट नो कि उसकी ऑथेंटिसिटी पे हम कितनी बात करें। लेकिन खान साहब ने उस स्टेटमेंट को जितनी रफ्तार से, तेज़ रफ्तारी से पिक किया है और फिर उसके इर्द गिर्द वो एक पूरा एक स्टोरी स्पिन कर रहे हैं। खान साहब को ये भी सोचने की ज़रूरत
ज़रूरत है कि फिर ये स्टोरी में उसके पहले हिस्से पे या पहले कन्फेशन के पार्ट के ऊपर भी तो बात करें ना, जहाँ पर ये कहा गया कि हमने सपोर्ट किया, हमने बिल्ड किया, हमें लगा कि मुल्क के लिए बेहतर होगा, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि तो मुल्क का नुकसान हो गया है। और अगर एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए जाएँ उस कॉलम के, तो उसमें भी ये कहा गया है कि मेरा गुनाह या कसूर ये है कि मैंने उनका आउस्टर रोका नहीं, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं की। उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा कि जी मैंने उनको निकाला है क्योंकि वो मुल्क के लिए खतरनाक हो गए थे। अब उसको आप ट्विस्ट दे दें स्टेटमेंट को। और उसके बाद मैं यही बात पहले भी मैंने कही है, मैं दोबारा भी कहूँगी कि पीटीआई और खान साहब ने इतनी मल्टीपल सिनारियोज क्रिएट कर ली हैं और इतनी मल्टीपल बातें कर दी हैं कि मुझे लगता है कि अब वो आपस में मेल नहीं खा रही। और ये कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि ये हर रोज सुबह शाम नया नैरेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। यास्मीन अपना नज़ीर लगारी साहब के पास मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, इमरान खान साहब का बदलता हुआ मौक़िफ़ मुसलसल, क्या मीडिया में इन रहने के लिए, क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इससे उनके सपोर्टर्स या उनके वोटर्स जो हैं वो कम से कम ये सोच सकते हैं कि इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ क्यों बदल रहे हैं? अमेरिका के हवाले से उनका मौक़िफ़ आज बदला हुआ है। आज वो समझते हैं कि जो उनके खिलाफ साजिश हुई वो अमेरिका ने नहीं की बल्कि जनरल बाजवा ने की। जनरल बाजवा के बारे में भी इस तरह की बातें कर चुके हैं और उनको भी ताहयात भी आर्मी चीफ बनाने की ऑफर कर चुके हैं। तो ये हमारे इन हतात है सियासत की कि यहाँ पर जिवाल यहाँ तक जा पहुँचा है कि फिर भी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान कबूल है। एक ऐसा आदमी, इस ऐसी जमात, आदमी नहीं जमात, पूरी की पूरी जमात जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान में अपनी सियासत के लिए स्पेस ढूंढती भी है और उसको स्पेस मिलता भी है। ये कमाल है उस हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जिसने ऐसे ऐसे पौधे लगाए, फिर उनको दरख्त बनाया, फिर उनकी निगहबानी की, फिर उनकी बागबानी की, फिर उनमें माली बनकर पानी दिया और पानी देकर इनको अब बूटे बनाए, फिर पौधे बना दिए, फिर दरख्त बना दिए, फिर इनको तनावर बना दिया और कहा कि देखो क्या कमाल के लोग हैं, हमने पैदा किए हैं, देखो तो सही। और फिर उनको इक़्तिदार दिलाने के लिए धांधलियां की, चोरियां की, डाके मारे और कहा कि जनाब ये है मैंडेट। जब लोगों का मैंडेट छीन लिया गया और छीनने के बाद इनकी झोली में डाला गया, कैसे पार्टियों से लोगों को निकाल कर इनकी पार्टी में डाला गया, कैसे लोगों को जुनून डाला गया और फिर कहा गया कि ये हमने एक चीज तैयार की है 20 साल के अंदर। जो चीज आपने तैयार की थी वो आपके भी गले पड़ गई है, वो दुनिया के भी गले पड़ गई है, इस मुल्क के अवाम के भी गले पड़ गई है। एक ऐसी मुसीबत नाजिल हो गई इस मुल्क के ऊपर जिससे आपकी जान नहीं छूट रही है। और जो एक वबाल आपके लिए बना हुआ है, इस मुल्क के लिए बना हुआ है। हमें खतरा वो अफराद का नहीं है, अफराद आते जाते रहते हैं। बाजवा साहब आए चले गए और राहिल शरीफ आए चले गए, कियानी आए चले गए, मुशर्रफ आए चले गए। ये लोग आते हैं और चले जाते हैं। मुल्क ने रहना है, इस मुल्क के अवाम ने रहना है, ये जो करोड़ों अवाम है उनने रहना है, उनके बच्चों ने रहना है, उनकी आने वाली नस्लों ने रहना है। हम मुल्क को रहने के काबिल नहीं बना पा रहे हैं। ये मुल्क ऐसा नहीं बना पा रहे हैं कि जिसके अंदर इंसान आजादी के साथ, खुशियों के साथ, अपनी तमन्नाओं की, आरज़ुओं की तकमील के साथ जिए। नहीं जी पा रहे हैं लोग। हमने एक ऐसा पाकिस्तान बना दिया है और ऐसे खिलवाड़ किए हैं, ऐसे लोगों को हमने परवान चढ़ाया है जो ऐसे लोग हैं जो हमारे गले पड़े हुए हैं और ये सिस्टम को कहते हैं हम जाम कर देंगे, उस सिस्टम को जाम करके बैठ गए हैं। ये है तरीकाकार। इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जिनने 20-22 साल इसको परवान चढ़ाया। इस तरह की सियासत को पाकिस्तान में हकीकी अवामी सियासत को रूट से, जड़ों से निकाल कर एक तरफ किया, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए गए, लोगों को गद्दार कहा गया। कायदे आजम के साथ बैठने वाले लोगों को गद्दार कहा गया। कायदे आजम ने जिस टीम के साथ आए थे लाहौर में और यहाँ करारदाद पास की थी, पेश की थी, उन तमाम लोगों को गद्दार कहा गया, डाकू कहा गया, चोर कहा गया। ये इस मुल्क का, और उसके बाद से लेकर अब तक सियासतदानों को चोर डाकू, उनसे कोई नहीं पूछता है। जिनके धंधे सारी दुनिया में फैले होते हैं, इनसे कोई नहीं बात करता है कि जो पारसा हैं, जिन्हें जुब्बा पहना हुआ है, जिनके दस्तार की, जिनके दामन पर जो है वो लोग कहते हैं कि आए यहाँ पर नमाज पढ़ें, ऐसे लोग, लेकिन उनके अपने अमाल देखें। ठीक है, ऐसे लोग जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, किस तरह से वो अपनी बातों को बेच रहे हैं, अपनी गुफ्तगू को बेच रहे हैं, अपने रिमार्क्स को, ऑब्जर्वेशन को बेच रहे हैं।
हम कहाँ से बात करें, किसकी बात करें, कहाँ से लाएं चीजें? ठीक है लगारी साहब, हमारे पास जी जी लगारी साहब, एक ब्रेक मुझे प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि जो इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था। जनरल बाजवा नैब कंट्रोल करते थे, लेकिन हालांकि इस बात के भी सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान साहब खुद हदायत जारी किया करते थे। और कितने लोग नैब में उस ज़माने में गिरफ्तार हुए जो डायरेक्ट इमरान खान साहब की लड़ाई उनके साथ थी, जनरल बाजवा की तो कोई लड़ाई नहीं थी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुणे में एक बार फिर खुश आमदेद। अमेरिका में इमरान खान साहब थे और वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का जाकर लाहौर में AC उतरवा दूंगा। आज इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इतना बेबस था कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। हालांकि अगर देखा जाए तो जितनी गिरफ्तारियाँ हुई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब गिरफ्तार हुए, ख्वाजा साद रफ़ी गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए, एक लंबी फहरिस्त है, मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हुए। उस ज़माने में इमरान खान साहब कहा करते थे इन सबको पकड़ कर अंदर करूँगा और ये सारे जेल जाएंगे, उनको जेल भेज रहा हूँ। आज इमरान खान साहब क्या कहते हैं नैब के हवाले से, ज़रा सुनिएगा। ब्रिगेडियर साहब, ये बात हमें तो हजम नहीं हो रही कि इमरान खान साहब जो आज बात कर रहे हैं, मालम जब्बा का केस था, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से उसको फारग कराया, पिशावर BRT का केस था, जिस तरीके से उसको लपेट के फारग किया, उस वक्त इमरान खान साहब बड़े बाख्तियार थे, लेकिन अपने मुखालफिन के हवाले से कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं था। अपने हामियों को वो रिहा करवाते रहे, मुखालफिन को जेल भेजते रहे। आज सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं। देखें नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि आप जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, आर्मी इज वन ऑफ योर ऑर्गन्स, स्टेट ऑर्गन में आप क्यों अपनी अथॉरिटी किसी को दे रहे हैं, अगर ऐसी बात है, विच आई एम श्योर इट वाज नॉट। सेकंड, ये इस वक्त इतना ये अपने आप को और हार्म कर रहे हैं, ये इवन PMLN ऑल्सो, जो बार बार एक्स आर्मी चीफ का जिक्र लेना, आई मीन ही हैज रिटायर्ड, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, नए चीफ आर्मी स्टाफ आ गए हैं, आप अभी डोंट ड्रैग एस्टैब्लिशमेंट इनटू योर ओन पॉलिटिकल अफेयर्स। यही अपने आप को ये नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड ये है कि आप उस वक्त जितने लोग विक्टिमाइज हुए हैं नैब के, वी ऑल नो इट कि क्या उनके साथ हो रहा था। और ठीक है, उसके बाद PMLN की भी बड़ी गलती है। देखें, दे हैड कम, तो आपने इमरान ने काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट आई है, नंबर 2 ये अपने केसेस ख़त्म करने, नैब ख़त्म करने, EVM ख़त्म करने के लिए आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स ख़त्म करने आए हैं। ये बात थी, ठीक है। इमरान खान के नैरेटिव को, काउंटर नैरेटिव क्या था PMLN का? नैरेटिव ये था, नहीं जी हम इसलिए नहीं आए हैं, हमने 6 महीने में आके अभी कोई केस को अपना ठीक नहीं किया, हमने आवाम को डिलीवर किया है, हमने पेट्रोल गैस कम की है, हमने बिजली और गैस की कीमत कम की है, हमने डॉलर कम किया, हमने आवाम को रिलीफ दिया है। एंड देन ये काउंटर नैरेटिव वर्सेस इमरान के नैरेटिव को काउंटर करता। फिर बेशक आप उसके ग्रेजुअली आप अपने केसेस भी ठीक करते, फौरन उसके बाद देखें शमदा शहबाज भी आ गए, इसहाक डार भी आ गया सर, तो आपने, और मरीम नवाज के केसेस खत्म हो गए, आपने अपने नैरेटिव को काउंटर बिल्ड नहीं किया और आपने उनकी बातें की। सो जिसकी वजह से आज इमरान की पॉपुलैरिटी हैज गॉन डाउन, जो उस वक्त बहुत डाउन थी, ही हैज गॉन वेरी हाई और PDM गॉन वेरी लो। दिस इज द इलेक्शन, इसलिए गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के अवॉइड कर रही है। इमरान चाह रहा है कि जितना लेट होगा वो PDM को फायदा होगा और इनको नुकसान होगा। बट द बेस्ट थिंग इज कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन रखें, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करे, कंडीसिव एनवायरनमेंट करें और लेट्स मूव फॉरवर्ड टिल द टाइम 6 महीने के बाद असेंबली रिजॉल्व हो और इलेक्शन हो जाए। ठीक हो गया। नज़ीर लगारी साहब, PDM की गलती नहीं है जो अभी बात करें ब्रिगेडियर साहब के, PDM अपना नैरेटिव जो है वो दुरुस्त नहीं कर सकी। इमरान खान साहब को मौका मिलता रहा, अपने केसेस अगर वो ना उस वक्त फौरी वाइंड अप होते, उनके वो लोग बाहर ना आते, तो इमरान खान साहब का बयानिया शायद इतना पॉपुलर ना होता। फिर महंगाई और माशी हालत को अगर बेहतर कर लिया जाता, आते ही इसहाक डार साहब बड़ा दावा कर रहे थे कि मेरे ऐलान होते ही 10 रुपये डॉलर नीचे आ गया, फिर डॉलर की कीमत तो रुकी नहीं। देखें, बात यह है कि ये पहले अनोखे लाडले हैं कि जिनके लाड को अब तक बर्दाश्त किया जा रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूं? पाकिस्तान की पूरी तारीख गवाह है कि जब किसी हुकूमत को रुखसत पर भेजा गया, जिस हुकूमत को निकाला गया, जिसको भी निकाला गया, उसको रुस्वा किया गया, फिर उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई। सियासी गवर्नमेंट के साथ यही होता रहा है। वो जो
जो जिस दौर में भी आप चले हैं, फिरोज खान नून को हटाया गया तो फिर फिरोज खान नून के काबीना के लोगों के साथ जिस तरह से होता रहा, बंगाल के लोगों के साथ जो होता रहा, सिंध के लोगों के साथ जो होता रहा, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो होता रहा, चलते चलते ये वाहिद अनोखा लीडर है। भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, सोहरावर्दी के साथ जो कुछ हुआ, बेनजीर के साथ जो कुछ हुआ, इवन नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, कैसे इक़्तिदार से अलग होते ही किस तरह से बांध दिया, कस बांध कर उसको जो है जिस तरह बेअसर कर दिया गया। इनके तो वारे नहीं आ रहे हो गए ना, इनको तो ऐसे जाते हैं, अभी घर से नहीं निकल होते हैं, उनके जो है वो जमानत के पेपर तैयार हो चुके होते हैं, वह आते हैं और जनाब उनके हवाले कर दिए जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल चल रही है और इनको एक दिन भी न किसी मच्छर ने काटा, न मक्खी ने काटा। वो नवाज शरीफ साहब से तो हम सुना करते हैं यार उसे अटक दे किले मच्छर बड़े नहीं। तो ये सारी सूरत तो हमारे सामने रही है। इस शहजादे के लिए हर तरफ से सहूलतकारियां हो रही हैं, कर लें। मैं कहता हूँ ये एस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ेकार है, इसके नतीजे में हम आगे कहाँ तक जाएं ये भी हम देखना चाहते हैं। इंतहाई मुश्किल दौर में नैरेटिव बनाने की बात दूसरी है, इनको बना बनाया नैरेटिव मिलता है। ये एक दिन के लिए इन पर इल्जाम लगता है, आगे जाकर सरेट पर साफ कर दी जाती है कि नहीं भाई कोई इल्जाम नहीं है। और जिन्हें रिलीफ देनी है 1 मिनट में रिलीफ देते हैं ना, कोई मसला ही नहीं होता है इनके लिए। इनकी फरमाइश के होते हैं, आइन तक बदल दिया जाता है या आइन नया लिख दिया जाता है इनकी खातिर। जिस तरह से इनकी पंजाब गवर्नमेंट वापस लाई गई है, क्या कमाल था, मौजज़ा था। 20 लोग डिसीट कर दिए गए और उनका वोट भी नहीं शुमार हुआ। ये ऐसा कमाल हुआ इस मुल्क के अंदर हुआ है। तो ये सब कुछ होता रहा है, किसी को नैरेटिव बिल्ड करने का मौका ही नहीं मिला। एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ लग कर खड़ी रही है। और मैं एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ फौज ही एस्टेब्लिशमेंट है, वो फौज खुद मानती है तो उसकी अपनी मर्जी। ठीक है, वो बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो मिलकर एस्टेब्लिशमेंट की तश्कील करते हैं और उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, उसमें अदलिया भी होती है, उसमें और इदारे भी होते हैं, सब मिलाकर जो है बनाते हैं और इनकी पीठ पर पुष्ट पर खड़े हुए हैं और जमकर खड़े हुए हैं और इनको किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश न आने। एक दिन के लिए जेल गए और बड़ा नैरेटिव बन जाता है, 2 दिन के लिए जेल में गए बड़ा नैरेटिव बन जाता है। जिन लोगों ने 11 साल 12 साल 8 साल 4 साल 3 साल 5 साल जेलों में गुजारे हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। उन्होंने तो गुनाह किए थे, बड़े गुनाहगार थे। ये पारसाओं ने जो दाते हैं 2 दिन में और फिर उनके लिए जो बयानिया बनाया जाता है, ओहो, लगता है कि जिस दुनिया में शहबाज गिल के सिवा तो कोई है ही नहीं, आजम होती के सिवा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, बंदा ही नहीं है भाई, कोई एक ही बंदा है ये एक बेचारा मजलूम। और वो शेख रशीद को मजलूम बनाया जाता है और इस तरह से और लोग जो हैं, ये फवाद चौधरी 2.5 दिन के लिए रहे और किस तरह से मजलूम के आंसू बह रहे थे और सारे लोग उसके साथ मिलकर आंसू बहा रहे थे। ठीक है, ये हमारे तरीक़ेकार है एस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह से इनको प्रमोट किया जा रहा है, साथ लेकर चला जा रहा है। इसके नतायज भी हमने भुगतने हैं, इस मुल्क ने भुगतने इसके नतायज। ये जो कुछ किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है, इसके नतायज हम भुगतेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हमने 70 के 71 के दौरान भी कहा था कि यार आप गलत करने जा रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उस वक्त गलत किया गया और आज फिर गलत हो रही है। इतना ज्यादा ये मुजीबुर रहमान तैयार किया जा रहा है जो इस मुल्क के लिए खतरा है। मैं बता रहा हूं आपको, ये इस मुल्क के लिए शदीद खतरा है और जोग्राफिया को खतरा है। मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जोग्राफिया को खतरा है हमारे। ठीक है लगाई साहब, मुझे एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है। वापस आएंगे, बात करेंगे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में और KPK के अंदर इलेक्शन करवाने जा रहा है या अदालत के इस हुक्म के बाद अब सूरत हाल क्या होगी, इस बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। यशमीन जमाल साहब, ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करने जा रहा है? 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे या जो मुल्क के इस वक्त दहशत गर्दी, सियासी बहरान और माशी बहरान का सामना है, इसकी बुनियाद पर जो है इलेक्शन लेट हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो जो मामला है वो एक्सपेक्टेड था कि शायद आज को इजलास होना है, जो कि नहीं हुआ। उनके जो वकील हैं वो बहुत सारी रिजर्वेशंस ऑलरेडी इस केस के समाअत के दौरान भी सामने रख चुके हैं, जिसके अंदर माली मामलात के हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि हमें कहा जा रहा है कि शायद फाइनेंशियल जो है वो एक इशू है, फिर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, वो भी इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक कंसर्न। तो आई थिंक कि वो अपना एक केस तो बिल्ड करेंगे जो उनको जिस किस्म की इस वक्त कोई मुश्किलात का वो समझते हैं के सामने। लेकिन आई थिंक कि इलेक्शन वाला मामला है, उस पर मेरी अगर आप राय पूछें तो 90 दिन के अंदर अगर आइन ये कहता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंतज़ामी होती हैं, उनके साथ शायद कोई प्लस माइनस किया जा सकता है। लेकिन जो आइनी मामलात होते हैं आई थिंक कि उनको
को अगर उसी फ्लो के साथ किया जाए जिस तरह से आइन कहता है तो वो मुनासिब होता है। तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि उसका काम है, वो जिम्मेदार है मुल्क लेकिन में इलेक्शन कराने के लिए, तो उनको इस्लामाबाद कराना हाई चाहिए। कोर्ट के मतलब फैसले के बाद जो है इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन आज तक नहीं हो सके। पंजाब के अंदर बल्दियाती इदारे अदालत ने बहाल कर दिए थे। इमरान खान साहब ने अपनी पूरी हुकूमत में उन बल्दियाती इदारों को बहाल नहीं होने दिया। ये मिसालें तुम्हारे सामने हैं। नहीं, बिल्कुल मौजूद है। मैं ये तो कह रही हूँ कि ये तो भी देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके अराउंड अब अपना जो प्ली है वो कैसे बिल्ड करता है। मैं थोड़ा सा जो पहले कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक दो बातें उसमें ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बार बार बात करते हैं कि जी वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो आज क्या कह रहे हैं, वो कल क्या कह रहे थे। खान साहब बहुत सारी बातें जहाँ कह रहे हैं उनमें दो तीन चीज़ें हमें एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है फोकस के साथ। उसमें एक बात तो ये है कि एक शख्स खुद सुबह शाम उठकर आजकल इस बात का इतराफ़ करता है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक फेलियर था। अगर कोई शख्स ये कहे जी कि मेरे पास इक़्तिदार था लेकिन मुझे तो मुल्क नहीं चलाने दिया गया, उन्होंने आज किसी के लिए सुपर किंग की टर्म इस्तेमाल की जी कि वो सुपर किंग थे और वो जो है वो मुल्क को चलाते थे, नैब के मामलात को वो चलाते थे, सारे मामलात उनके लेकिन जितनी तारीफें बाजवा साहब ने की है किसी ने की नहीं। चीज का इतराफ कर रहे हैं। किस बात को माने? वो तो कहते थे वो इतने डेमोक्रेटिक थे, कौम के बाप है, बिल्कुल कौम के बाप हैं, डेमोक्रेटिक हैं, मुझसे पूछे बगैर कुछ करते नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ ना, जो मैंने अपने पहले कमेंट में भी बात की थी कि हमें सॉरी वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया। नज़ीर लगारी साहब, इमरान खान साहब की किस बात को माने बाजवा साहब के हवाले से? वो कहते थे जितने वो डेमोक्रेटिक हैं या जितना वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं इतना किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज कहते हैं कि वो सुपर किंग थे। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट तो उनकी सब बातों को मानती है ना। वो कहें दिन है तो दिन है, वो कहें रात है तो रात है। इस्टेब्लिशमेंट तो अब भी उनके बिल्कुल दर पर गुलाम के तौर पर खड़ी हुई है। उसके तमाम जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो जरा सा भी उनकी मुश्किल पेश नहीं आने देते हैं। वो जिस तरह से सियासतदानों को रुस्वा किया जाता रहा है, इनके बारे में तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही मेहरबान वाक़ई हुई है, बहुत ही वो तो दिलो जान से अजीज हैं, अब भी अजीज हैं। इस सबको है कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट में कुछ नहीं होता है। वो अब भी इनकी नाज बर्दारियों में लगी हुई है, वो अब भी इनके अपने दिल से लगाए हुए हैं। नहीं अभी तो लगाई सब इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इनसे दूर जा चुकी है। उनकी अपीलों के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट कोई इन्वॉल्वमेंट उसकी रही नहीं। सर आप इस्टेब्लिशमेंट अगर फौज को कह रहे हैं तो मैं माजरत खा हूं, फौज सर फौज नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, जो फैसले देते हैं कि सजाए मौत दे दो वो भी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। जो फैसले देते हैं 16 साल के बाद आकर कहते हैं कि नए सिरे से केस खोलो तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, जो कहते हैं कि जनाब आली एक स्टे पर एक दौर तक 4 साल तक 5 साल तक हुकूमत चलती रहे वो भी इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, जो कहें कि इसका वोट जो है वो भी नहीं मानो और इसकी सीट भी नहीं रहने दो, ये भी इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट वो भी है जो ब्यूरोक्रेसी में बैठी है। इस्टेब्लिशमेंट वो भी है कि जो कहीं और बैठी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट वो भी है जो डोनाल्ड ट्रम्प को उसका मरासला भेजती है। इस्टेब्लिशमेंट वो भी है जो मरासले पर जो है एक प्याली में तूफान उठाती है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट है। किसी ने पूछा है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प के पाकिस्तान के अवाम के सामने आकर बताओ तो सही कि उसने आपको क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रम्प तो अब भी वो बेचारा चीन का रहने वाला एक चीनी नजाद अमरीकी, वो बेचारा नए वज़ीर ख़ारिजा बन गया। उसके ऊपर जो इमरान खान की मुसीबतें और लानतें मलामतें रही हैं उनका भी कोई हिसाब होगा कि नहीं होगा। आज लगारी साहब प्रोग्राम चूंकि बड़ा मुख्तसर वक्त रह गया है, ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम वाइंड अप आपसे करते हैं। 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे या जो मुल्क के हालात हैं उसको पेश नज़र रखा जाएगा? अगर मैं प्योरली अपना एनालिसिस करूं तो पहले ही अगर आप देखें कि मिनिस्टर डिफेंस ने कहा जी वी आर बिजी, हमारा टेररिज्म की प्रॉब्लम है। जुडिशरी हाई कोर्ट ने डिसीजन है, उन्होंने अपनी मैन पर अपनी लोअर कोर्ट्स के जजेस देने से इनकार कर दिया है। मिनिस्टर फाइनेंस ने इनकार कर दिया कि वी डोंट हैव फंड्स। मिनिस्टर इंटीरियर ने कह दिया सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, पुलिस, एफसी वगैरह हम नहीं दे सकते। तो इलेक्शन किसने करवाना है? इलेक्शन कमीशन ने इनकी मदद के बगैर इनके बगैर नहीं करवा सकता। अगर ये अभी दोबारा रिपोर्ट मांगते हैं, यही रिपोर्ट्स आती हैं, दे विल गो टू द हाई कोर्ट कि जी ये बताएं क्या करें। वो अल्टीमेटली गो टू सुप्रीम कोर्ट, वहां से डिसीजन होगा, इलेक्शन नहीं हो सकते। ये मेरी असेसमेंट है। इलेक्शन अगस्त में ही जाएंगे। इमरान खान ने अपनी सबसे बड़ी जो ब्लंडर किया वो ये है कि उन्होंने पंजाब और केपी की असेंबली डिसॉल्व कर दी विदाउट डूइंग डेलिब्रेशंस, सोच समझ के करते। आज बड़ा फॉर्म बैठे होते कि दो हुकूमतें पास होती, उनको डेवलपमेंट भी करते,
वोट बैंक में ग्रुप करते और बिल्कुल ठीक। एंड में अपना काम दिखाते। आई थिंक ये डन अ मिस्टेक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, यास्मीन जमाल साहबा, नज़ीर लगाई साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।